आपका थोड़ा बाकी था, तो है अजमेर शाकंभरी। अभी चल रहा है आपका चौहान वंश, आपका चल रहा है चौहान वंश। चौहान वंश में हमने देखा चौहान जो है अलग अलग क्षेत्र में आपके क्या बनते थे, शासक बने। एक था आपका शाकंभरी चौहान, हम दूसरा नाम देते हैं अजमेर के चौहान। अजमेर के दूसरा जो है आपका इसका बताएं भाई, रणथंभौर चौहान है आपका, जालोर चौहान चौहान, और फिर है आपका हाड़ौती चौहान। सारे हमें डिटेल, हाड़ौती क्षेत्र कौन से कोई के भी है, ही की एक क्या, तो सभी अल्टरनेट सब जुड़े हुए हैं आपस में, भी है कोई के चौहान भी है, का जो पार्ट है वो ये जो है सबसे महत्वपूर्ण। हाड़ौती क्षेत्र तात्पर्य है कोटा बूंदी, है कोटा बूंदी और थर्ड एरिया 12 भी है और थर्ड भी है। यहाँ जो है कंप्लीट आपका क्या है चौहान हाड़ौती के चौहान जो है इनकी हम देखते हैं यहाँ से प्रारंभ होती, लीडर्स आपने पढ़ा है, इनकी उत्पत्ति आपने देखी। उत्पत्ति हम मानते हैं अलग अलग, कुछ मानते हैं ये अग्निकुंड से, ऐसा कहने वाले कौन है भाई, क्या है? चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज राष्ट्र पुस्तक में लिखा है कि भैया इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड। क्या ऋषि वशिष्ठ जो है जब आबू पर्वत पे क्या कर रहे थे, यज्ञ कर, यज्ञ रक्षा करने के लिए इन्होंने 4 वीर क्या किया था, जन्म किया था, अग्नि से किया था, उत्पन्न किया था, और वो 4 थे आपके प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। कुछ मानते हैं ये सूर्यवंशी है, कुछ मानते हैं ये चंद्रवंशी है, कुछ कहते हैं ये विदेश। तो ये सारी थ्योरी देखी, फिर हमने देखा इनका ओरिजिन कहाँ से माना गया है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इनका ओरिजिन जो है आपके बीकानेर के आसपास सपादलक्ष एरिया से माना गया है, जहाँ इनकी राजधानी होती है अहिच, क्या थी, अहिच। लेटर ऑन जो है ये धीरे धीरे एक्सपांड करते हैं और कहाँ जाते हैं, अजमेर, और जो आपके सबसे पहला जो लीडर है वो कौन माना गया है, वासुदेव। कौन माने गए, वासुदेव। दूसरा लीडर कौन माना गया है, इंपॉर्टेंट, अजय राज। फिर विग्रहराज, फिर अजय, फिर है आपका अजय राज, देन है आपका अर्णोराज, अर्णोराज के बाद है आपका विग्रहराज, और इसके बाद है आपका पृथ्वीराज। सारे जो इंपॉर्टेंट शासक आप पढ़ते हैं अजमेर शासक, पहले है वासुदेव, ये महत्वपूर्ण है, सारे नहीं है, सारे क्योंकि आपके एग्जाम में सारे ऐसे बहुत सारे शासक है, ऐसे बहुत सारे रीजन है, कम से कम एक एक में जो है आपको कितने राजा मिलेंगे, 50 से ऊपर, कितने राजाओं को तुम राजाओं को, तो महत्वपूर्ण है जहाँ से प्रश्न आता है, तो महत्वपूर्ण है या वासुदेव का ओरिजिन यहीं से माना। फिर थे आपके अजय पाल, फिर है विग्रहराज, फिर है आपके अजय राज, फिर है आपके अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, और फिर है राज चौहान। अब इसमें आप सभी मुझे बताएं कि इसमें अजमेर स्थापना किस है, उत्तर घाट पे जो है वराह मंदिर की स्थापना किसने की, आना सागर की स्थापना किसने की है? और आना सागर की स्थापना करने का मेन मकसद क्या था भाई, जब तुर्कियों को आक्रमण में पराजित कर दिया था, और क्योंकि जब तुर्कियों के खून से जो है जमीन गंदी हो गई थी, तो माना जाता है अर्णोराज ने उस जमीन को खुदवा दिया था, और उस खुदवाई हुई जमीन पर क्या बन चुका था आपका, आना सागर बन चुका। तो ये
कंप्लीट हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। विग्रहराज चतुर्थ को हम पढ़ रहे थे। चतुर्थ में हमने क्या क्या लिखा है, एक बार विग्रहराज चतुर्थ में हम क्या क्या लिख चुके हैं? वेरी गुड। एक तो इन्होंने विशल मान बनवाया था आपके टोंक में, एक संस्कृत घटिका जिसको तोड़कर अब क्या बन चुका है, 2.5 दिन का। सारे कार्य किसने कराए हैं? विग्रहराज चतुर्थ। इन्हें इस काल को स्वर्ण काल भी कहा गया। तो इसमें कुछ एक पॉइंट्स और आप ऐड करिए। इनके काल को, के काल को, के काल को काल को शाकंभरी चौहानों का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। के काल को शाकंभरी चौहानों का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। क्या संस्कृत विद्यालय लिख लिया आपने? इसको छोड़ के 2.5 दिन का के अंदर विग्रहराज चतुर्थ द्वारा, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनाए गए संस्कृत घटिका, विग्रहराज चतुर्थ बनाए गए संस्कृत को तोड़कर तोड़कर दिल्ली सल्तनत के ऐबक ने, दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के का निर्माण, 2.5 दिन के कपड़े का निर्माण को 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ 2.5 दिन का क्या बनता था? क्या कहा गया है? 2.5 दिन का। वासियों सब देख रखा है ना? लोकल कौन कौन है यहाँ? लोकल कौन कौन? आप लोगों ने 2.5 दिन का झोपड़ा कोचिंग कोचिंग से आंखें बंद करके रास्ते में दरगाह बाजार, दरगाह जो है आपका है आपका 2.5 दिन का। है उसका काफ़ी समय हो चुका, लेकिन किसी ने जो है कुतुब ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी के क्या रहे, नाम रहे। क्या फाइन। के बाद जो है आपके विग्रहराज चतुर्थ के नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रूलर है वो है पृथ्वीराज चौहान, जिसे हम कहते हैं पृथ्वीराज चौहान। तो लिखिए इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान। बिल्कुल बांध लिख तो लिया था, ये लिखा है। देखिए इसके अंदर वर्तमान टोंक में, वर्तमान टोंक में स्थित बिसलपुर बांध, वर्तमान टोंक में, वर्तमान टोंक में स्थित बिसलपुर बांध व बिसलपुर कस्बे का निर्माण, बिसलपुर बांध व बिसलपुर कस्बे का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ द्वारा करवाया गया। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट लिखे इंपॉर्टेंट शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान, इसको द इंपॉर्टेंट लगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय कब हुआ इनका जन्म? 1100। किनके पुत्र हैं भाई? पिताजी कौन है? क्या है इनके? चौहान। आता है इनकी कर्पूरी। कर्पूरी देवी कौन थी भाई? कर्पूरी देवी जो हैं आपके
तोमर, दिल्ली में कौन राजपूत है? तोमर राजपूत नंगपाल, नंगपाल तोमर की पुत्र का माना जाता है। अपना किसने? तोमर राजपूत, तोमर राजपूत। पूर्व में इस दिल्ली को क्या नाम से जानते थे? इस दिल्ली दिल्ली का कहते थे, क्या कहते थे? दिल्ली का। स्थापना इन तोमर राजपूत और इन्हीं के एक शासक थे अनंगपाल तोमर की पुत्री श्री देवी शादी सोमेश्वर चौहान से। इन्हीं से इनको जो क्या हुआ है, पृथ्वीराज चौहान फाइन माना जाता है। 11 वर्ष की उम्र में ही जो है इनको क्या बना दिया गया था? शासक। 11 ईयर, ठीक है। इस समय जैसे आपके अकबर को क्या था, बैरम खान को सपोर्ट किसने किया था? इन्हीं के एक सेनापति जिसका था कैमास। याद रखेंगे, 11 वर्ष की आयु में जब ही राजा बन गए थे, तो सपोर्ट कैमास सेनापति ने। इन्हीं के सहयोग से इन्होंने कब कई क्षेत्रों तक विस्तार किया था। के पश्चात इन्हें एक उपाधि दी गई, अल्पुंग। क्या होता है? युद्ध में जो एग्जैक्टली युद्ध में जो अपना शौर्य प्रदर्शित करता है, युद्ध में क्या दिखाता है, क्या कहा गया है? पृथ्वीराज चौहान को भी क्या कहा गया था? क्या? तो सारे जो है इनका ब्रीफ हिस्ट्री स्टार्टिंग की मैंने आपको बताया। इन्होंने जो मेन कार्य किया वो क्या किया था भाई, बताएंगे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय द्वारा किया गया मुख्य कार्य क्या था? एग्जैक्टली और बताएं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का नाम सुना होगा? महमूद की टेम्पररी नहीं। हाँ जो, हाँ वेरी गुड। रात के शासक क्या किया था उन्होंने? पराजित किया। बड़ा एक इनका कार्य। इसके अलावा जो है आप जानते हैं इन्हीं के जो समकालीन कन्नौज में एक शासक थे, नाम था जयचंद। है, कन्नौज के शासक थे और इन्हीं के एक पुत्र का नाम था। फाइन, पहले तो आप इनके काम समझे। आसपास के क्षेत्र भी विरोधी थे, उन्हें शांत करने का प्रयास किया और अपने क्षेत्र का विस्तार किया। केमत गुजरात में भी जो है खिलजी को उन्होंने पराजित किया। नेक्स्ट जो है इन्हीं के कंटेम्प्रेरी जो है कन्नौज के, कन्नौज का है भाई, कन्नौज का है। यूपी के एक शासक थे जिसका नाम था जयचंद पाल की पुत्री। फाइन माना जाता है जब दिल्ली पर कि अपने नाना जी के साल जब उन्होंने शासन किया चौहान तृतीय ने, तो वहाँ कन्नौज समिति वहीं जो है संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान तृतीय में क्या होता है? प्रेम हो जाता है। और इसी प्रेम के तहत जब जयचांद गढ़वाल को सच पता लगती है, वो अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित करते हैं कि हम आपका क्या करेंगे? स्वयंवर करेंगे और आपको हमारे मन पसंद क्या करना होगा? हाँ करना। पर उस समय संयोगिता राजी नहीं होती, वो विरोध करती है कि मैं करूंगी तो कैसे करूंगी? राज चौहान की बात से गुस्साए जयचंद गढ़वाल ने जबरदस्ती उनका क्या किया? स्वयंवर आयोजित किया और पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बनवाई। स्वयंवर का मतलब समझते क्या होता है? आपने फिर देखी होगी ना क्या होता है स्वयंवर। क्या आप दरबार लगाएंगे, उसमें आपने आसपास के बड़े बड़े आलीशान राजाओं को निमंत्रित क्या आप हमारी पुत्री क्या करना? विवाह करना। अब कम से कम 10 राजा इधर खड़े, 10 राजा इधर, रानी को हाथ में दे माला और बोले तुम्हें जो पसंद हो उसको माला पहना, ठीक है। रानी घूमती रहती, उसको जो पसंद आता है उसके गले में क्या डाल देती है? स्वयं से वर्क। तो हमारे पास पेरेंट्स जो है ऑप्शन फाइन। तो
उस समय अब क्योंकि जयचंद गढ़वाल को गुस्सा इस बात का आ रखा था कि मेरी राजी नहीं, जबरदस्ती उनका स्वयंवर करवाते, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मूर्ति बनवाते, क्या आर्किटेक्चर से कहते कि तुम इनकी एग्जैक्ट मूर्ति बनाओ, और उस मूर्ति को वो जो है द्वार पे खड़ा करते और उन्हें संयोगिता को बताते उसका स्थान वो है कि वो क्या है, वो द्वारपाल है। वो क्या है, द्वारपाल। इतना कम नहीं थी, तभी कम नहीं थी, माला लेके जाती सब पर को ढूंढ, नहीं समझ आता, वो पास जाके उस मूर्ति को क्या बना देती क्या। और जब ये सूचना पृथ्वीराज चौहान तृतीय बहुत समीप थे उन्हें प्राप्त होती, घोड़ा लेके आते हैं और उनको बीच स्वयंवर से जो है उठाकर ले। अब आप सोच देखो, जयचंद गढ़वाल जिसने अपने रेपुटेशन से इतने राजाओं को निमंत्रण भेजा, और वो राजा उनको कह रहे कि भाई जब तुम्हें राजा जी सब पता था तो मूर्ति अलग बनवाई थी और तुम्हें सारी हकीकत बताई थी, तो हमारी क्या इंसल्ट करवाने, क्या हम सब राजाओं को हमको क्या इंसल्ट करने के लिए बुलाया था। जयचंद गढ़वाल को एक रिवेंज लेने का मन में आते हैं कि भाई अब का रिवेंज जो है राज चौहान डेफिनेटली की वजह से जो है जयचंद गढ़वाल बाहर अफगानिस्तान में बैठे मोहम्मद गौरी को, गौर के शासक है अफगानिस्तान में दो जगह है, गजनी गौरी, गौर जो है गौर के जो शासक थे वास्तविक नाम है मोहम्मद बिन है, उन्हें निमंत्रण भेजते कि आप आए और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का क्या करिए, खात्मा करिए। मोहम्मद गौरी तो इस इराक में बैठे, क्यों बैठे थे, अब इसका रीजन क्या आपका क्या है, क्या आपका भारत है, क्या आपका पाकिस्तान, ऊपर की साइड क्या है आपका अफगानिस्तान में, इधर गजनी है, इधर क्या है, ऊपर क्या है, इधर इधर कंप्लीट क्या है, इधर क्या है, ईरान में उस शासन की पावरफुल शासक तो अपने क्षेत्र का विस्तार यहाँ तक करने का, मोहम्मद गौरी को लग रहा था कि भाई अब हमारा शासन ज़्यादा नहीं, जल्दी लंबा नहीं चलता, उन्हें वैसे भी एक स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट थी और जयचंद गढ़वाल का जो मंत्रण है उसका काम। जब उन्हें सूचना मिलती है कि भाई स्वर्ण नगरी यानी कि चिड़िया कहा जाने वाला देश भारत से हमारा मंत्रण आया है, तो डेफिनेटली अब हमारा शासन कहाँ होगा अगला, मोहम्मद गौरी आते हैं जयचंद गढ़वाल के कहने पर, आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय युद्ध लड़ते हैं, पहला युद्ध से हम कहते हैं 1191 का टाइम, प्रथम ये युद्ध जो है तराइन क्षेत्र में होता है, जो कि कहाँ है भाई, टिंडा, हरियाणा पंजाब के बीच वहाँ पर होता है, क्योंकि बहुत ही हमेशा उन क्षेत्रों में होता है जहाँ और पिच क्या हो अच्छा हो भी खेलने में मजा है, सीमेंटेड रोड दे दी कि यहाँ लड़ो तुम्हारे गोडे छिल जाए, तुम्हारा माथा फूट जाए, ऐसा प्लेन हो, ऐसा ग्राउंड हो जहाँ पर गिरो भी बोले मजा है कि वापस खड़े है, हमारा ग्राउंड जो हो कैसा हो, थोड़ा सा दलदल और आसपास पानी हो, क्योंकि के नियम होते हैं कि इतनी बजे से उसके बाद आपको विश्राम स्थल पे दे दिया जाता है, आप अपने टेंट तंबू लगा के वहाँ, जब तुम वहाँ रुकोगे तुम्हें पानी चाहिए, नहाना है, खाने को पानी पानी पानी, ऐसे स्थानों पर युद्ध डिसाइड किया जाता है जहाँ आसपास क्या हो, उपजाऊ क्षेत्र। पानीपत कहाँ है, पानीपत कहाँ है, पानीपत, ऐसे ही तराइन का जो क्षेत्र है वो भी क्या है, उपजाऊ भूमि। यहाँ पर जो है प्रथम युद्ध किया जाता है किस किसके बीच में, मोहम्मद गौरी और दूसरा है आपके पृथ्वीराज चौहान। एक और चीज आप समझिए, मोहम्मद गौरी का इनसे कोई पर्सनल रिवेंज नहीं, तो निमंत्रण भेजा गया था कि जयचंद गढ़वाल के कहने पे कि हारा हो गए, पर्सनल रिवेंज अभी तक नहीं, पर इस युद्ध में कुछ पृथ्वीराज चौहान ऐसी वीरता को शो करते, मोहम्मद गौरी जो है
हम युद्ध में हार जाते हैं। और इस युद्ध में कौन जीत जाते हैं? राज चौहान तृतीय। बड़ा ब्लंडर, मिस्टेक भी नहीं, ब्लंडर अगर हम राज चौहान तृतीय गौरी को बंदी बनाते हैं और जो है बाद उन्हें चल जा तो बलिदान दिया, सुधर के आना भैया, ठीक है, सुधर के आ जाना। मोहम्मद गौरी के तो जिसे कहते हैं लक्ष्य और थे, इनको पराजित करके यहाँ का वापिस घर जाएंगे तो भैया घर पे तो बंटे ढार है, जान अपना कहा गई जी जोर से जी जान से जो है यही युद्ध कर। अगले वर्ष, ठीक अगले वर्ष ही आने के 1190 वापिस से दूसरा तराइन का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में अगेन कौन कौन पार्टिसिपेंट थे? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। क्या माना जाता है जयचंद पाल की मदद, पृथ्वीराज चौहान के बारी की मदद षड्यंत्र करके पृथ्वीराज चौहान का भेद जान लिया जाता है और चीटिंग से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया जाता है। पर मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर शासक नहीं, दयालु शासक नहीं थे, वो इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और इनके साथ कई अमानवीय व्यवहार करते हैं। अगर आपने पिक्चर्स में देखा हो तो आपको समझ आएगा, इनकी आंखों को फोड़ दिया जाता है। उन सलाखों फोड़ने के बाद में मिर्ची नमक डाला जाता है, इनको बुरी तरीके से कोड़ों से पीड़ा जाता है, इनके साथ बहुत अमानवीय व्यवहार। ये सारी जितनी भी चीजें हैं आप लोगों को बताई जा रही है, सारा वर्णन हमें कुछ तक से मिलता है। इसमें एक है आपकी चंद्रवरदाई द्वारा लिखित, चंद्रवरदाई द्वारा लिखित राज रासु। एक है आपकी, और बताओ भाई, ताजुल मासिर द्वारा लिखित, ठीक है, मासिर, हाँ, सारा वर्णन हमें ये मिलता है। पर एक चीज आप याद रखेंगे, रासो की पुस्तक है ना, में एक लिटरेचर में आप जानते हैं कि जहां जहां शब्द रासो का प्रयोग किया गया है साहित्य, वहां से तात्पर्य है कि आपको वीरता साहित्य, वीर साहित्य। ये पृथ्वीराज का रासो था तो इसमें अंत भी जो है पृथ्वीराज की है। रियल हिस्ट्री जो है मानती है कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी के दौरान ही मार, लेकिन पृथ्वीराज रासो को पक्ष में नहीं करता है। वो ये कहता है, अब आखिरी उसके हिसाब से देखो एंड, मोहम्मद गौरी ने जो है एक लास्ट मैच खेलना चाहा था पृथ्वीराज चौहान, और इनको अफगानिस्तान के गौर क्षेत्र में ले गए थे। कहा जाता है उनके को कहा था कि क्योंकि अब तुम अंधे हो चुके हो और अब अंधे हो गए हो तो उन ग्राउंड में उनको रखा और कहा कि तुम जो है अपनी शब्द वेदी बाण विद्या से, बाण विद्या मतलब कि केवल शब्दों के आधार पर तुम आवाज सुनकर मुझे मार कर दिखा, तुम्हारी आखिरी परीक्षा है, अगर तुम कर देते हो। ऐसा पृथ्वीराज रासो, और माना जाता है इस इंसिडेंट की मदद करने के लिए पृथ्वीराज चौहान जो है चंद्रवरदाई को आदेश देते कि प्लीज मेरे साथ कहाँ जाओ, गौर क्षेत्र। चंद्रवरदाई वहां चले गए, तो मुझे बताओ इस राष्ट्र को कंप्लीट किसने? एग्जैक्टली, पृथ्वीराज रासो आपके कहाँ, चंद्रवरदाई कहाँ चले जाते हैं? अफगानिस्तान क्षेत्र में चले जाते हैं, और वो समझ चुके थे कि भाई अब मेरा आना या नहीं आना कोई नहीं, तो ये सारा काम जो है अपने पुत्र को सौंप देते, चला तो जाऊंगा पर इस पुस्तक को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी किस, और वो वहाँ उनकी मदद करने जाते हैं। और वहाँ जो है वो एक बहुत बड़े कवि, वहाँ वो एक कुछ पंक्तियों से जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पंक्तियाँ क्या थी भाई? वेरी गुड। चारबाज, गोपीसगढ़,
चार बांस मतलब 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चौके चौक, मत चूक। यानी कि सुल्तान जो है इतनी डिस्टेंस पर है, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर और ऊपर की तरफ है, तो मत चूकना चौहान। माना जाता है इस पंक्तियों को सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने जो है उस बाण को जो है मोहम्मद गौरी पर, तो मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है, राज चौहान। ऐसा कौन कहता है, ऐसा पृथ्वीराज रासो, ठीक है। बाकी मोस्ट ऑफ दी सोर्सेस, चाहे हम ताजुल मासिर की पढ़े चाहे अदर सोर्सेस पढ़े, उसमें जो है इनकी बंदी की कहानी क्या हो जाती है, बातें समझ एवरीवन। अच्छा, इसके बाद जयचंद गढ़वाल का क्या हुआ भाई, हाँ? कौन से युद्ध, याद रखेंगे 1194 में, कब, 1194 में मोहम्मद गौरी जो है जयचंद गढ़वाल के साथ एक युद्ध, युद्ध को हम कहते हैं चंदावर का युद्ध। इस युद्ध में वो जयचंद गढ़वाल को हरा देते हैं और विजयी हो जाते हैं और अपना क्षेत्र का विस्तार दिल्ली, लाहौर, सिंध और आपका गौर गजनी, धीरे धीरे यहाँ जो विस्तार करते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, सारी नीली कहते भाई हम आखिरी समय नहीं रहेंगे, यहाँ की सारी जिम्मेदारी वो अपने 3 गुलामों को, एक का नाम था कुतुब ऐबक, एक का नाम था नासिरुद्दीन कुबाचा, इन सभी को जिम्मेदारी सौंप कर वो कहाँ चले गए, अपने, माना जाता है दिल्ली और लाहौर क्षेत्र जिम्मेदारी किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। उन्होंने क्या किया, जिन्होंने सल्तनत की रखी और गुलाम वंश, फाइन, यहाँ से इनका चौहान क्या हो जाता है, एंड ये लास्ट प्रतापी शासक थे शाकंभरी अजमेर चौहान, के बाद इससे पावरफुल रूलर नहीं आया, और इनकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे जो है चौहान क्या हो गया, पतन। लास्ट आपको पृथ्वीराज चौहान, बातें समझ में आई कि नहीं आई, याद रखेंगे, डाउट है, डाउट है कुछ, हाँ, हाँ, फिर नहीं, मैंने क्या कहा आपको कि ऐसा पृथ्वीराज रासो कहता है, ठीक है, रियलिटी में ऐसा कुछ, क्यों, क्योंकि बाकी के जो अदर सोर्स कहते हैं कि दौरान ही उन्हें इतना टॉर्चर अमानवीय व्यवहार किया ना उनके साथ, मर गए थे। अब क्योंकि पृथ्वीराज रासो लिखी गई है और रासो वीरता को शो करता है, एंडिंग भी किससे की गई, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, हरिनवास में है, उस किताब को कंप्लीट तो करना पड़ता है। कोई भी अगर आप कहानी लिख रहे हो और उसमें लास्ट में कोई हार जाए, कहानी कैसे, रासो किस, तो राजा ही मरे, खाना पड़ेगा। जबकि लेयर रियल सोर्स माना गया है पृथ्वीराज चौहान का एंड हो जाता है, मोहम्मद गौरी अपने क्षेत्र का विस्तार का, अगर सोच मोहम्मद गौरी मर जाता तो चंदावर का युद्ध होता है, फिर इसका विस्तार होता क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ अपॉइंट करता क्या, कहानियाँ कहाँ, कुल मिला के जो है रासों में तरीके से एंड किया, ठीक है। अब इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान इसमें चौहान वंश के अंतिम प्रतापी शासक का जन्म, चौहान वंश के अंतिम प्रतापी शासक का जन्म 1166 में, 1166 में
1866 में अजमेर में चौहान शासक सोमेश्वर के अजमेर में चौहान शासक सोमेश्वर की रानी चौहान शासक सोमेश्वर की रानी कर्पूरी देवी से हुआ। कर्पूरी देवी से हुआ। कर्पूरी देवी हुआ। कर्पूरी देवी दिल्ली शासक अनंगपाल तोमर की कर्पूरी देवी दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखे। दिल्ली की स्थापना तोमर राजपूत द्वारा ही दिल्ली की स्थापना तोमर राजपूतों द्वारा ही आओ बेटा तब पानी ज़्यादा पियो पानी। दिल्ली की स्थापना तोमर राजपूतों द्वारा पूर्व में दिल्ली को दिल्लिका के नाम से जाना जाता। पूर्व में दिल्लिका के नाम से और नाम था बता। पूर्व में दिल्ली को दिल्लिका के नाम से जाना जाता। नेक्स्ट पॉइंट लिखे। 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान तृतीय शासक बने। 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान तृतीय शासक बना दिया गया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को शासक बना दिया गया, जिसमें इनके सेनापति कैमास को हम कहते हैं कदम्बदास। कैमास और कदमदास की सहायता प्राप्त हुई। कैमास और कदमदास की सहायता प्राप्त। अंडरलाइन करना। बैरम खान है कैमास। नेक्स्ट पॉइंट लिखे। इन्होंने अजमेर के आसपास के जीत कर इन्होंने पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर के आसपास क्षेत्र को जीतकर दल पुंगल एवं विश्व विजेता की उपाधि दल पुंगल एवं विश्व विजेता की उपाधि को धारण। नेक्स्ट लिखे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने कैमास की सहायता से गुड़ापुरा क्या है भाई? गुड़ापुरा आज का क्या है भाई? गुड़गांव है ना, वही गुड़ूपुरा है। कैमास की सहायता से गुड़ापुरा क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया।
पूरा के क्षेत्र में अधिकार एवं एवं मथुरा एवं भरतपुर पर भी अपना अधिकार एवं मथुरा एवं भरतपुर पर भी अपना अधिकार लिखो 1182 82 में 1182 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने महोबा कहाँ है भाई? महोबा के चंदेल शासक परमादी महोबा के चंदेल शासक परमादी को संधि के लिए विवश किया नेक्स्ट पॉइंट लिखे, गुजरात के महमूद खिलजी पर आक्रमण ध्यान चलते हाँ, लेकिन तुम्हें क्योंकि उन्होंने अपने अधीन कर लिया क्षेत्र अपने अधीन, गुजरात क्षेत्र महमूद खिलजी को पराजित कर कई क्षेत्र अपने अधीन। महोबा कहाँ है भाई, कोई बताओ भाई? एमपी कहाँ है? कंप्लीट जो है शासन उन्होंने अपने क्षेत्र अजमेर के आसपास गुड़गांव ले गए, मथुरा ले गए, फिर कहाँ ले गए? भरतपुर ले गए, महोबा क्षेत्र में ले गए, महुआ भी कहते चार क्षेत्र कंप्लीट क्षेत्र चौहान तृतीय हारे। तो कहाँ पर हारे? जयचंद गढ़वाल की क्यों हार गए? अगर प्रॉपर तरीके से वो वहाँ विवाह करते क्या होता, वो कन्नौज वाले क्षेत्र तक भी क्या कर लेते अपना तरीका उनका थोड़ा सा वहाँ गलत हो गया, इस वजह से क्या हो गया वहाँ पर फाइन। और जो तृतीय आपका द्वितीय तराइन का युद्ध हुआ था उसमें भी जो है मोहम्मद गौरी ने षड्यंत्र करके ही कराया था। और ये षड्यंत्र करने वाले कौन थे आपके? जयचंद। करने वाले भी कौन थे? जयचंद। इसके अंदर नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कन्नौज एवं अजमेर के संबंध अजमेर के संबंध क्या चौहान ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय समकालीन कन्नौज में पृथ्वीराज चौहान तृतीयकालीन कन्नौज में जयचंद गढ़वाल का शासन चल रहा था। कन्नौज में जयचंद गढ़वाल का शासन चल रहा। पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री संयुक्ता का जयचंद योगिता का स्वयंवर से अपहरण कर लिया। अपहरण कहते हैं इसको, अपनी
पिता का अपहरण स्वयंवर से गुस्साए जयचंद ने अफगान के गौर क्षेत्र के शासक अफगान के गौर क्षेत्र के शासक मोहम्मद गौरी को निमंत्रण भेज और शासक मोहम्मद गौरी को निमंत्रण भेजा। मोहम्मद गौरी का वास्तविक मोहम्मद बिन सैम, मोहम्मद बिन सैम। है जब वो आने के लिए क्यों रेडी हो गए उसका कारण भी समझना, खुद के मीन से तो नहीं आते। कारण क्या था भाई? कारण सीधा सीधा ये था, क्या था कि भाई ईरान अपना क्षेत्र विस्तार कर रहा था, शासक पावरफुल था, सर गौरी और गजनी को अपनी अधिपति के डर से इन्होंने अपना शासन कहाँ करना तय किया? भारत में। इससे पूर्व जो है गजनी ने आक्रमण किया था। क्या था? गजनी ने आक्रमण। उस समय ईरान इतना स्ट्रांग नहीं था कि गजनी ने कभी भी नहीं सोचा कि मैं भारत पे शासन करूं। उसने जब भी आक्रमण किया भारत को लूटने का प्रयास, माना जाता है मोहम्मद गजनी ने बार लूटा भारत को, 17 टाइम्स, 17 बार जो है भारत को लूटा गजनी। पर कभी भी उन्होंने यहाँ आते थे, मंदिरों पे आक्रमण करते थे, मंदिरों को तोड़ते थे, सारी संपदा को ले जाके वहाँ गजनी अपने। यहाँ किस्सा उल्टा है, यहाँ जो है मोहम्मद गौरी जो है अपना क्षेत्र इसको छोड़कर कहाँ शासन चाह रहा था, इसी वजह से वो निमंत्रण का वेट कर रहा था कि कब निमंत्रण आया और कब में जो है घी का काम किसने किया? आपका जयचंद। निमंत्रण भेज दिया जिससे गौरी आ गया। गौरी ने जो है चौहान तृतीय के साथ क्या किया? राइन का युद्ध। जब इसमें पहले डायग्राम बना के आप लिख लीजिए। ईरान जो है अपना विस्तार चाह रहा था और इस विस्तार से बचने हेतु जो है मोहम्मद गौरी भारत में शासन करने के ईरान जो है ईरान जो है अपना क्षेत्र विस्तार करना चाह रहा था। बचने हेतु और शासक मोहम्मद गौरी, खान के गौर शासक मोहम्मद गौरी ने मोहम्मद गौरी भारत में शासन करने के देखिए नेक्स्ट, जयचंद गढ़वाल के निमंत्रण पर जयचंद गढ़वाल के निमंत्रण पर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर पृथ्वीराज चौहान ने पृथ्वीराज तृतीय चौहान तृतीय के साथ युद्ध लड़ा। प्रथम युद्ध लिखे आप लोग ये डिटेल्स। पहला लिखे 1191 प्रथम तराइन का युद्ध।
1191 प्रथम तराइन का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन थे वे? सारे युद्ध के नाम, डेट्स भी आते हैं, डेट पर भी प्रश्न। क्या देखिए, प्रथम तराइन युद्ध में, प्रथम तराइन युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय, प्रथम तराइन के पृथ्वीराज चौहान तृतीय मोहम्मद गौरी को पराजित, किंतु पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें क्षमादान दे मुक्त कर, पृथ्वीराज चौहान तृतीय क्षमादान देकर, ये बहुत बड़ी मिस्टेक। फिर ऐसा नहीं करते और वहीं शायद जो है ये सबसे बड़ा ब्लंडर भी कहा गया है। राजपूतों के भी कुछ नियम होते थे, पहले कोशिश करते थे कि पहली बार माफ कर दे, भी बंदा नहीं सुधरे तो उसे, राजपूतों की क्या होती थी। पर यहाँ पर जो है ये जो है बहुत ही, देखिए इसमें नेक्स्ट तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, 1192 ये युद्ध मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य लड़ा गया। एक पॉइंट इसमें और लिखे, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सहायता, इस युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सहायता दो लोगों ने की थी। आएंगे कौन? कौन कौन थे वो लोग जिन्होंने जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सहायता तराइन के दूसरे? सबसे पहले एक तो इनके बहनोई, बहनोई का मतलब समझ रहे हैं? कौन होता है बहनोई? हाँ, साडू भाई, ठीक है, साडू साडू जो है साडू भाई, जिनका नाम था जो है दिल्ली के गवर्नर, वो लोगों ने इनकी सहायता की। और इस युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय विफल हो गए तो गोविंद राज ने इस युद्ध की सहायता से ही बाद में जो है रणथंबोर पर आक्रमण, रणथंबोर पर आक्रमण करके रणथंबोर के किले को जिसे कहते हैं अपने अधीन कर लिया था। और यहीं से जो है इन्होंने की थी और की नहीं है ये दिल्ली के, वैसे हम भाई कजन होते हैं। हाँ वही है, ठीक है, वही वाले गोविंद राज है, क्योंकि दिल्ली में है और दिल्ली में आप जानते हैं पृथ्वीराज चौहान का क्या था, वहीं से रिलेशनशिप थे। लेकिन बाद में जो है ये इसी युद्ध के दौरान जो है रणथंबोर पे आक्रमण कर देते हैं और रणथंबोर को अपने अधीन कर देते हैं। फिर आप जब पढ़ेंगे ना रणथंबोर के चौहान की स्थापना करने वाले
हाँ बिल्कुल सही है कि प्रथम जो युद्ध था उसमें इन्होंने किया था, और माना जाता है, कहा जाता है इन्होंने जो है मोहम्मद गौरी की दाढ़ तोड़ दी है। देखिए इसके अंदर दो सहायता करने वाले दोनों नाम लिखे आप, एक के बहनोई अमर सिंह जो है इनके सरदार, दिल्ली के गवर्नर थे, का नाम था। क्या ठीक है, जयचंद गढ़वाल के षड्यंत्र के कारण, जयचंद गढ़वाल के षड्यंत्र के कारण इस युद्ध में, जयचंद गढ़वाल के षड्यंत्र के कारण इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय असफल रहे। जयचंद गढ़वाल के षड्यंत्र के इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय सफल रहे, एवं उन्हें मोहम्मद गौरी द्वारा बंदी बना लिया। मोहम्मद गौरी द्वारा बंदी बना लिया। मोहम्मद गौरी द्वारा उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। मोहम्मद गौरी द्वारा उनके अमानवीय व्यवहार, गरम सलाखों से आंखें आंखों से बहुत सारी तड़प तड़प कर चौहान, ऐसे कई सोर्सेज कहते हैं। अब कुछ सोर्सेज जो कहते हैं वो आप जान लीजिए, राज राष्ट्र क्या कहते हैं आप वो जान। एक सोर्स जैसे मैंने आपको बताया, कौन सा बताया था बताओ, ताजुल मसीर का। पहले आप लिखे इन दोनों युद्धों का वर्णन, दोनों युद्धों का वर्णन, इन दोनों युद्धों का वर्णन कई ग्रंथ एवं साहित्यों से प्राप्त होता, कई ग्रंथों एवं साहित्यों से प्राप्त होता। पहले आप देखिए कौन कौन से हैं। चंद्र बरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो। दूसरा है आपका ताजुल मसीह। तो किताबें आपको पता, जैसा कि मैंने कहा सभी ग्रंथ, मोस्ट ऑफ द ग्रंथ्स में जो है क्या बताया गया है कि बंदी के दौरान ही उनकी क्या हो जाती है। लेकिन पृथ्वीराज रासो जो है का अंत किस मानते हैं, पृथ्वीराज जैसे एवं गौरी के, आप लोग फाइन। उस समय ना तो मीडिया है ना कुछ है, इंस्टाग्राम में जो हमें रियलिटी, पर हमारे पास जो सोच है ये ग्रंथ। हो सकता हो ये पृथ्वीराज रासो बिल्कुल सही बात कह रहा हो, ये हो सकता है पृथ्वीराज रासो ही बहुत सही बात कह रहा हो, बाकी के ग्रंथ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कह रहे हो, या क्या रियलिटी ऑल डोंट नो। की बात आप सुन लीजिए, इस किताब का अंत पृथ्वीराज की विजय से होता है और मोहम्मद गौरी की विजय में आप जानते हैं इनकी सहायता कौन करता है, पंक्तियां आप सभी जानते हैं। दौरान क्या शब्द भेद है,
ताजुल मसीर का भी आप लोग नाम याद रखेंगे। ताजुल मसीर तराइन की किताब किसने, में नेक्स्ट पॉइंट आगे लिखे, हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान के शासन काल में, हमीर देव चौहान के शासन काल में लिखी गई पुस्तकों में भी इस युद्ध का विवरण देखने को, हमीर देव चौहान शासन काल में लिखी गई पुस्तकों में भी इस युद्ध का विवरण देखने को मिला। आप सभी जानते हैं हमीर काल में लिखी तो हमीर महाकाव्य, और एक है आपका क्या, जो पीरियड है हमीर देव का ये 1300 के लग, 1300, और ये लिखने वाले हमीर महाकाव्य कौन थे भाई? वेरी गुड, चंद। मीर हट कौन था? मीर देव चौहान कौन है? इसको हम अगले ही चैप्टर में पढ़ा होगा ना आपने, हमीर हट दे न दूजी बार, है हट मतलब हमीर की जो जिद है, ऐसी जिद अगर चढ़ गई तो वापस से मोस्ट ऑफ द में जीत जाते हैं। इवन अलाउद्दीन खिलजी जो आक्रमण करता है उसके भी पसीने छूट जाते हैं अधिकार करने, षड्यंत्र करने के बाद जो है इस पर अधिकार इस चैप्टर में बातें क्लियर है तुरंत। तो आज एक बार फटाफट से सरप्राइज कर देता है आपका शाकंभरी के चौहान, ओरिजिन ऑफ चौहान में हम सारे नाम जान चुके हैं, इसमें आप सभी नाम याद रखेंगे। गौरी शंकर ओझा हो, चाहे आपका कर्नल टॉड हो, चाहे आपके पृथ्वीराज रासो की डाल देना। फिर हम देख चुके हैं सबसे पहले जो शासक थे वो थे वासुदेव एज पर दी बिचौलिया शिलालेख। के बाद जो नेक्स्ट प्रतापी शासक है वो कौन थे? अजयपाल। फिर है आपके विग्रहराज, फिर है आपके अजय राज, अरुणोराज, फिर है विग्रहराज चतुर्थ। चतुर्थ में सबसे महत्वपूर्ण का काल स्वर्ण काल कहा गया। बीसलपुर बांध की स्थापना इन्होंने की है, और क्या किया है? संस्कृत घटिका का निर्माण इन्होंने, ये सारे कार्य जो है इन्हीं के काल में किए गए। और नेक्स्ट राजा है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। चौहान तृतीय को उनकी वीरता और शौर्यता के लिए जाना गया है। उन्होंने अपने शासन काल में अजमेर के आसपास को अपने अधीन किया, मथुरा पर आक्रमण किया, उस पर फतेह किया, भरतपुर पर किया, दिल्ली पर इन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया, कनौज पर ट्राई नहीं किया क्योंकि वहाँ पर कौन थी? नेक्स्ट गुजरात पर अभियान चलाया, महोबा पर अभियान चलाया, हारे तो हारे कहाँ पर? जयचंदगढ़। उन्होंने षड्यंत्र कर मोहम्मद गौरी को निमंत्रण भेजा, के तहत उनके साथ 2 तराइन के युद्ध लड़े गए। क्या प्रथम में वो विजय रहे, सेकंड में वो, इन दोनों युद्धों का वर्णन जो है आपको 2 पुस्तक में मिलता है, एक ताजुल मसीर के पृथ्वीराज रासो। इन्हीं बातों में किसी डाउट तो पूछ। और कल है हम रणथंबोर के चौहान शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कल ही आपके क्या हो जाए इसको एंड करें। चलिएगा। थैंक यू एवरीवन।